प्रोग्राम के दूसरे से में आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जैसे अमूमन हम बात करते हैं जिस्मानी सेहत के हवाले से, और कुछ देर पहले मामला जो ज़ेर बहस आए उसमें रूहानी मामला ज़ेर बहस आए, लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ा अहम मामला और मसला है जिसके ऊपर हम पिछले कई प्रोग्राम्स में गुफ्तगू कर चुके हैं, और आज ही के दिन हमें मौका मैसर आ रहा है कि हम नफ्सियाती मसाइल के हवाले से भी गुफ्तगू करें। अब ये समझ लेना बड़ा ज़रूरी है, कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर आगाही लोगों तक पहुँचाई जाए कि नफ्सियाती जो मसाइल हैं ये हर शख्स के साथ हो सकते हैं, और यकीनन ये बात कहनी होगी कि जिस माशरे में हम रहते हैं उसमें हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से किसी नफ्सियाती मसले का शिकार हैं, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो एक तो सबसे पहले जो मौशी जो दबाव है ये एक बड़ी वजह बन रहा है जिसकी वजह से लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला है कोई जो बुनियादी तालीम अगर किसी को मैसर आ भी गई तो उसमें तरबियत का बड़ा फुकदान है, और तरबियत ना होने की वजह से भी बहुत सारी मसाइल का हम खुद शिकार हो जाते हैं, और माशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, ये जो तबाही आई है, मैं तो बड़े खुलकर इस हवाले से कहता हूँ हमेशा कि जो तबाही आई है उसकी बड़ी वजह यही है, एक तो तालीम का ना होना, और दूसरा ये कि तरबियत नापैद है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और फिर हम लामहला इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, और उसका इजहार फिर हम करते हैं। एक तो जहनी तौर पर पसमानदा हैं, और तालीम ना होने की वजह से, शऊर ना होने की वजह से आप सड़कों पर जा बजा ये चीज़ें देखते हैं कि गाड़ियों में अक्सर बड़ी जा रहे हैं पीछे गार्ड्स के साथ, और लोगों को इशारा कर रहे हैं कि एक तरफ हो जाओ। ये तमाम चीज़ें निशानदही करती हैं एक तो जहनी पसमानदगी की, और दूसरा ये कि तरबियत ना होने की वजह से ये होता है, और फिर ये जो बिगाड़ है इसकी वजह से इसका हम शिकार होते हैं। तो खैर अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और इसको कोशिश करते हैं एड्रेस करें। और इसके साथ साथ जो दीगर जो मसाइल हैं, जैसे भी कुछ देर पहले जो मौजूद था उससे भी जुड़े बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो बराह रास्त इंसान की नफ्सियात से जिनका ताल्लुक़ है, तो कोशिश करेंगे इस मामले पर गुफ्तगू करें। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, और आप इससे पहले भी हमारे साथ प्रोग्राम्स में शामिल होते रहे हैं। नफ्सियाती मामलात के हवाले से, मसाइल के हवाले से हमने बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है। डॉक्टर शफीक यासीन और कंसल्टेंट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल जो कि नाज़िमाबाद में है, उसके रूह रवां हैं, डायरेक्टर हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, आयरलैंड में और बहुत सारी जगह पर आप जो है वो अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा 2 किताबों के ऑथर भी हैं जो नफ्सियात के हवाले से, उसके ऊपर भी हमारी पिछले प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई थी, आज भी गुफ्तगू करेंगे। तो डॉक्टर शफीक यासीन साहब को सबसे पहले मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। और उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अवैस, जिनका ताल्लुक़ भी यासीन हॉस्पिटल से है, और नफ्सियात के हवाले से आप काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो हॉस्पिटल के जो मामलात हैं इंतज़ामी उसको देख रहे हैं। डॉक्टर अवैस को मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर अवैस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब, अब नफ्सियात के हवाले से तो इतनी डिटेल डिस्कशन है जो पिछले प्रोग्राम में हमने चंद एक चीज़ों की निशानदही की है। एक जो सबसे ज़्यादा चीज़ आजकल नज़र आ रही है, एक तो पैनिक बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में, तो मैं उसकी तरफ आगे चल के बात करूँगा। दूसरा ये कि जो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, इंसोम्निया है, इसकी वजह से क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि हमने लाइफस्टाइल को तो पॉइंट आउट किया था इससे पहले कि इसको ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन इसकी वजह से जो इसके जो मामलात सामने आते हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं, और उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बिगाड़ का शिकार नज़र आती हैं। कैसे ट्रीट किया जाए, और क्या ये ट्रीटेबल हैं, क्योंकि लोग जो हैं उसके लिए फिर आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो पिल्स इस्तेमाल करते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिलाई करना शुरू हो जाते हैं, इतने यूज्ड टू हो जाते हैं क्योंकि इतनी हाईली एडिक्टिव होती हैं कि उससे फिर वो जो है वो नहीं पीछे छुड़ा सकते। कैसे ट्रीट किया जाए इसको प्लीज़? सही नहीं, बहुत अच्छा सवाल है ये। और जैसे कि हम जानते हैं कि साइकाइट्री, नफ्सियात, रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स इसमें शामिल हैं, रेंज ऑफ डायग्नोसिस हैं, और तकरीबन 95% जो डायग्नोसिस हैं उनमें स्लीप डिसऑर्डर इज़ पार्ट ऑफ उनकी जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में, जिससे हमें पता चलता है कि अगर डिप्रेशन है तो उसमें भी स्लीप इश्यूज़ हैं, एंजाइटी है तो उसमें भी स्लीप इश्यूज़ हैं, एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, स्लीप इश्यूज़ हैं, कोई ड्रग एडिक्शन का पेशेंट है, स्लीप इश्यूज़ होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस हैं, स्लीप इश्यूज़ होते हैं। तो ये तो नफ्सियाती अमराज के साथ
एक हिस्सा है जो स्लीप इश्यूज़ का है। लेकिन दूसरा बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ये है कि अगर प्राइमरी जो है कोई नफ्सियात का डायग्नोसिस ना भी हो तो लोगों का स्लीप पैटर्न आउट है और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट और जो माशी हालात हैं वो उस पर बड़ा गहरा असर रखते हैं कि लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, घर पे हैं, काम नहीं है, सोशल मीडिया पे हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, रात को जागे हुए हैं, लेट नाइट, कई तो फजर के टाइम पे सोते हैं और फिर वो देर देर तक उठते हैं इसलिए कि उनका पर्पस नहीं होता, कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। लेकिन वैसे भी जो है एक ओवरऑल हमारा माशरा इस तरह से जा रहा है कि हम देर से सो रहे हैं और देर से जाग रहे हैं और ये बहुत ही नेगेटिव है। बहुत डॉक्टर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक कॉलर हैं, आपकी इजाज़त से उनको अच्छा, शामिल किया जाए ताकि उनसे भी बात होती रहे, क्योंकि लाइव कॉल्स होंगी तो लोगों की प्रॉब्लम्स हमें पता चल सकेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। मैं कराची से नफीसा बोल रही हूँ, डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सवाल कीजिए। आवाज़ आ रही है ना मेरी आपको? आपकी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल ठीक जी है। जी। डॉक्टर साहब से मुझे ये पूछना था, मेरी उम्र 53 है और मैं सिंगल मदर हूँ और मुझे मतलब तकरीबन ज़्यादातर नेगेटिव सोच ही आती है, यानी जब भी कुछ सोचने बैठूँ तो ज़्यादा नेगेटिव सोच आएगी और बहुत कुछ जैसे मुझे चाहिए होता है मैं ये काम कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाती हूँ। हालांकि मुझे बहुत है कि मैं करूँ, हालांकि मैं एज अ टीचर हूँ, मतलब काफ़ी साल मैंने 10 साल मतलब शादी से पहले पढ़ाया है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जैसे मेरी ये पोजीशन है कि जैसे मुझे कुछ आगे बढ़ने के लिए चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं बढ़ पाती। बस मुझे ये होता है कि नहीं कर पाऊंगी, कैसे होगा, मतलब एक डर खौफ इस तरह की कैफियत जैसे हो रही हो ज़्यादा, मतलब जब अकेली होंगी तो बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बात है। तो मुझे सर डॉक्टर साहब से पूछना था कि ये मतलब क्या प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई हल, बहुत या अगर इनके पास जाने का हो तो कोई एड्रेस वगैरह हो। अभी बता देते हैं, अभी स्क्रीन के ऊपर भी चल रहा है, स्क्रीन के ऊपर भी दिखा रहे हैं, ऊपर जो दिए गए नंबर्स हैं, और अभी भी वैसे इसको डिस्कस करते हैं, पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रा ये बात मुकम्मल हो, आप प्रोग्राम देखें, आगे चल के इसके ऊपर ज़रूर बात होगी। जी डॉक्टर साहब, हम आ रहे थे स्लीपिंग डिसऑर्डर की तरफ। जी अच्छा, ये पॉइंट जो इन्होंने उठाया है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है स्लीप डिसऑर्डर के हवाले से, क्योंकि जब इंसान लेटा होता है सोने से पहले सोचों में होता है और सोचें जो आ रही होती हैं बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की आ रही होती हैं और नेगेटिव सोचें भी जो हैं, जो इनकी बात कर रही थी, वो स्लीप डिसऑर्डर का एक हिस्सा बन जाती हैं। अच्छा, स्लीप के हवाले से 3 चीज़ें जानना बड़ा ज़रूरी हैं कि इसके जो प्रॉब्लम्स हैं, एक होता है डिफ़िकल्टी इन गेटिंग ऑफ टू स्लीप, जिसका मतलब है कि इंसान लेटा हुआ है, कोशिश कर रहा है सोने के लिए, उसको नींद नहीं आ रही, कभी कभी 1, 1.5, 2 घंटे लग जाते हैं कि नींद नहीं आती। तो वो एक इनिशियल इंसोम्निया जिसे हम कहते हैं वो होता है। एक वो पेशेंट्स होते हैं जो सो जाते हैं जल्दी लेकिन बार बार उठते हैं नींद में से, जिसे हम ब्रोकन पैटर्न ऑफ स्लीप कहते हैं। और तीसरी तरह की स्लीप इश्यूज़ ये होते हैं कि वो सोच सही टाइम पे जाते हैं और ना वो ब्रोकन स्लीप पैटर्न होता है, लेकिन वो वक्त से पहले उठ जाते हैं। अगर पहले वो उठा करते थे 9 बजे 8 बजे सुबह, तो अब वो 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे सुबह उठ जाते हैं और फिर उनको नींद नहीं आती। अर्ली मॉर्निंग वेकनिंग जिसे हम कहते हैं। तीनों अलग अलग इश्यूज़ हैं और एक का ताल्लुक ज़्यादा एंजाइटी से है, जो अर्ली मॉर्निंग जो डिफ़िकल्टी इन गेटिंग ऑफ टू स्लीप है, जब वो मुश्किल होता है उनके लिए सोना, वो यूजली ज़्यादा एंजाइटी रिलेटेड होता है, जब वो सोचों में होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं और उनको नींद नहीं आ रही होती। और जल्दी वक्त से पहले उठ जाना और ब्रोकन पैटर्न जो है वो ज़्यादातर डिप्रेशन का हिस्सा होता है। अच्छा, सोचें भी जो है ना वो 3 तरह की होती हैं। जब आप नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो क्या नेगेटिव सोचें पास्ट के हवाले से आ रही हैं, आपके प्रेजेंट के हवाले से आ रही हैं, फ्यूचर की एप्रीहेंशंस हैं, परेशानियां हैं कि मैं कल क्या करूंगा, अगले साल कैसा होगा, मैं बच्चों की फ़ीस दे सकूंगा नहीं दे सकूंगा, ये एप्रीहेंशंस हैं फ्यूचर की कि मैं ये कैसे करूंगा, कैसे पूरी होंगी चीज़ें। या आप पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी कर चुके हैं जिसके बारे में आप गिल्ट फील करते हैं कि मैंने ये गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं कुछ और करता तो शायद बेहतर होता। अपने आप को ब्लेम करते हैं, अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं। जहाँ पास्ट से रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स आती हैं वो ज़्यादातर डिप्रेशन को इंडिकेट करती हैं। फ्यूचर के बारे में जो ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आती हैं और परेशानियाँ आती हैं उन्हें हम एप्रीहेंशंस कहते हैं और एप्रीहेंशन ज़्यादातर एंजाइटी रिलेटेड होती है। ठीक है। तो बात यह है कि जब आप एक नफ्सियाती डॉक्टर के पास आते हैं और बात करते हैं
और यही चीज़ें हम एवेल्यूएट कर रहे होते हैं बाद से कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, अब प्रेजेंट से उसका ताल्लुक है, पास से है, फ्यूचर इश्यूज से है, रिलेशनशिप से है, वर्क से है, फाइनेंशियल इश्यूज से है, कोई और कॉन्फ्लिक्ट है। तो वो चीज़ें जब आप एड्रेस करते हैं, क्योंकि ये सब इन्वायरमेंटल आ गई, और अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है हमारे उसमें, तो फिर जेनेटिक वल्नरेबिलिटी आ जाती है कि जीन्स में तो नहीं था कि किसी को डिप्रेशन था और इसको आया है, वजह कुछ नहीं है, खाते पीते फैमिली से आया है, पैसों का मसला नहीं है, किसी और चीज़ का मसला नहीं है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एटियोलॉजी क्या है, रीज़न एंड कॉज क्या है, कि जब रूट कॉज देखते हैं तो उस हिसाब से आप पहले डायग्नोसिस बनाते हैं, और रूट कॉज देखते हुए ये देखते हैं कि यहाँ पर बायोलॉजिकल का मतलब दवाइयों की ज़रूरत है, या साइकोलॉजिकल साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, या सोशल इंटरवेंशन की ज़रूरत है जहाँ पर उनको सोशल सपोर्ट चाहिए। तो वो टेलर्ड बेस्ड ट्रीटमेंट होता है पर्सन टू पर्सन, और इसी के लिए एक स्पेशलिस्ट अच्छी तरह से देख सकता है कि वो एक पेशेंट को अच्छी तरह से एवेल्यूएट करे, उसके प्रॉब्लम्स को देखते हुए सही से डायग्नोस करे, और फिर एक अच्छा ट्रीटमेंट बनाए ताकि उसको बेस्ट पॉसिबल फ़ायदा हो सके। ठीक है जी। अब ये अवैध साहब ज़रा बताइएगा कि बहुत सारे लोग आते होंगे यकीनन, और हमारे यहाँ ख़ास किस्म की जब इंसान को बीमारी लाहक होती है तब ही वो हॉस्पिटल का रुख इख्तियार करता है, लेकिन ऐसे केसेस के अंदर जिसके अंदर अभी इंसोम्निया की बात हुई है, लोग आपको पता है खुद से सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, और यहाँ पर तो एक ही मेडिसिन है जिसकी तरफ वो जाते हैं, वो ट्रैंकुलाइजर्स की तरफ जाएँ या किसी भी अगर ऑप्शन को अडॉप्ट करते हैं। तो बात यह है कि ये लोगों को नहीं पता, जैसे कुछ देर पहले बात हो रही थी कि हाईली एडिक्टिव होते हैं, और फिर उसके बाद ऐसा हो जाता है कि बाकी तो मामला ठीक होते हैं, लेकिन रात को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिर वो रिलाय करना पड़ता है। फिर कैसे इसको क्योर करते हैं, और फिर हॉस्पिटल में जब आते हैं तो क्या तरीक़ाकार होता है? लोगों को ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि वो समझते हैं कि अगर किसी नफ्सियाती अस्पताल में जाएंगे तो पता नहीं किस किस्म के पेशेंट्स होंगे या किससे उनका सामना हो जाए। जी जी बिल्कुल। अभी जो जैसे सवाल भी था आपका भी और उन पेशेंट्स का भी, इसमें मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ हैं। जैसे रात का मैं थोड़ा सा डिटेल में जी समझा सकता हूँ आसानी करके, ताकि आम लोगों को भी समझ में आ जाए। इसमें रात में जैसे आप सोने के लिए लेटे हैं, जैसे भी सर ने बताया कि आप सो रहे हैं, आपका दिमाग जाग रहा है, बेसिकली इश्यूज़ यहाँ से शुरू हो जाते हैं। जब आप या तो डिप्रेशन में हैं, अब रात में सोने के लिए आप लेटे, लेटने के बाद आप सो तो रहे हैं बेसिकली कि आप आंखें बंद है, सोए में बेसिकली, और आसपास कोई बात कर रहा है, उसकी आवाज़ भी आपके कान में आ रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं कि बराबर में कोई बात कर रहा है, और फिर साथ में वो सुबह में जब फ्रेश नहीं उठेंगे, पूरी रात उनका दिमाग जागता रहा है, जब वो सुबह उठेंगे तो फ्रेश नहीं उठेंगे, जब फ्रेश नहीं उठेंगे चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, इरिटेशन बढ़ेंगी, फैमिली डिस्ट्रीब्यूट बढ़ेंगे। फिर जब बंदा ऑफिस जाता है तो फिर जाहिर सी बात है पूरी रात तो सोया नहीं है, दिमागी तौर पे पूरी रात जागता रहा है, तो अपना काम में परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो ये एक इशू बहुत बड़ी हद तक चल चुका है, क्योंकि एक तो देखें फाइनेंशियली इश्यूज इतने ज़्यादा हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर कि हर बंदा किसी न किसी तरीके से डिप्रेशन का शिकार हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। और इसी तरीके से यही सारी चीज़ें बच्चों में भी बहुत ज़्यादा पाई जा रही हैं। जैसे अब बच्चे हैं, अब ज़्यादातर आप देखेंगे कि अक्सर पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि ये बिल्कुल ये इसकी तबीयत ऐसी है कि ये खामोश तबीयत है, ज़्यादा बात नहीं करते, किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है, खेलते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें भी नफ्सियात का एक बड़ा हिस्सा होती हैं। हम लोग ये सोच लेते हैं कि ये बच्चे की नेचर ऐसी है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये सारी चीज़ें इससे नफ्सियात से रिलेटेड जुड़ी हुई होती है, या हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं बच्चे से ज़्यादा कि आपके 90% या 98% मार्क्स आएंगे तो क्या नाम है इसका कि आपकी सक्सेस है, और ये सारी चीज़ें आप फील करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं जो तो उस माहौल के हिसाब से एडजस्ट कर जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो इसी खौफ का शिकार हो जाते हैं कि अगर मेरा 70% आ गया मैं क्या करूँगा, मैं किस तरीके से कवर करूँगा। अब वो बच्चा जो है वो मेंटली तौर पे डिसहार्ड भी होना शुरू हो जाएगा, और ये डिप्रेशन की तरफ भी जाना शुरू हो जाएगा। अगर उसने 100% लेना भी था या 90% लेना भी था, तो उसका 50 to 60 या 40% पे वो चला जाए। तो यही सारी चीज़ें हो रही होती हैं जो रात में बच्चों बड़ों के साथ स्लीप का इशू आता है, बच्चों के साथ ये इश्यूज आते हैं, बुढ़ापे के अंदर ये इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। तो हमारा हॉस्पिटल बेसिकली नाजमाबाद 3 नंबर पे है, ईदगाह ग्राउंड से हम आगे की तरफ आते हैं, नवाब सिद्दीकी रोड पे अपना मिज़ान बैंक के ऑपोजिट यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल है।
और डॉक्टर शफीक हैं, डॉक्टर, और हमारे पास डॉक्टर भी हैं, साइकोथेरेपिस्ट भी हैं हमारे पास, जो हम कंडीशन देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि इनको मेडिकेशंस की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या ये स्पीच से साइकोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं। तो फिर उन दोनों चीज़ों के अंदर चेक किया जाता है, और बाज़ ऐसा भी होता है कि उनको मेडिकेशंस की भी ज़रूरत होती है और स्पीच की ज़रूरत भी होती है, थेरेपी की दोनों ज़रूरत साथ भी होती चलती है। है। तो हम वो पूरा का पूरा एक सेटअप लेके चल रहे होते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं उसमें। फिर हमारे पास एडमिशन्स भी होते हैं, ऊपर वार्ड्स स्पेशल बने हुए हैं, और यही सारी चीज़ें हम लेके चल रहे हैं। मुख्तलिफ तरह की इसी तरह की चीज़ें हैं, जैसे बुढ़ापे के अंदर ये चीज़ आ रही है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है जी, बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो हम इन सारी चीज़ों के ऊपर भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जो अक्सर पूछी जाती है कि अब वैसे तो पूरी दुनिया में किताबें लिखी जाती हैं कि तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग कहते हैं कि ये क्या, इसको कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि ये जैसे भी बात हो रही थी, अक्सर लोग रात को लेटते हैं जैसे ही, तो वो हाइबरनेट हो जाते हैं एक तरह से, वो पूरे स्लीपिंग उसमें नहीं होते। अब वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो रिकॉल होना शुरू हो जाती हैं। कैसे इसको ठीक किया जाए? थेरेपी के ज़रिए क्या इसको ट्रीट किया जा सकता है कि लोग इसके बारे में ज़्यादा सोचना छोड़ दें, या उसके अंदर कोई चीज़ है उसको रिकॉल खुद ब खुद होना शुरू हो जाए? क्या मामला है ये? देखिए, थेरेपी बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, लेकिन मैं एग्जांपल दूंगा कि कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है और हम देखते हैं कि प्री डायबिटिक्स इवन डायबिटीज़ से ज़्यादा हैं। पाकिस्तान का हर तीसरा इंसान जो है डायबिटीज़ का शिकार है। हम तो डायबिटीज़ को ही प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे। प्री डायबिटिक्स तो देख आते ही नहीं नज़र में, ना ही वो कोशिश करते हैं कि डायबिटीज़ को उस पॉइंट पे रोक दें ताकि डायबिटीज़ हो ही ना, बाय एक्सरसाइज, डाइट वगैरह वगैरह। नफ्सियात में तो ये उससे भी बड़ा इशू है, इसलिए कि एक तो अवेयरनेस नहीं है, लोग नफ्सियात के डॉक्टर्स के पास आना नहीं चाहते। जब प्रॉब्लम शुरू हो रही होती है और छोटी होती है, तब तो वो ये सोचते ही नहीं कि हम ये इलाज कराएं, वो सोचते हैं खुद ही ठीक हो जाएगी या ये प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जहाँ पर नींद की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जहाँ पे घबराहट बेचैनी हो रही है, जहाँ चिड़चिड़ापन आ रहा है, आपके रिलेशनशिप पे इफेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे अभी ये सभी कह रहे थे कि काम पे जाने प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो ये चीज़ें अफेक्ट करना शुरू कर रही है कि इंसान की आम जिंदगी को। तो वो उस वक्त ये नहीं सोचते कि क्या हम अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएं, अच्छे साइकोथेरेपिस्ट को दिखा दें, तो बातों से ये कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो जाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, एंजाइटी मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशंस हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हैं, बहुत टाइप ऑफ साइकोथेरेपीज़ हैं जो कि इस्तेमाल की जा सकती हैं। कल मेरे पास एक पेशेंट आया था, वाइफ उनकी मेरी पेशेंट है पिछले 8 महीनों से, लेकिन उससे पहले ही 8-10 साल से बीमार थी और ठीक नहीं हो रही थी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस किया, दवाइयों पर ठीक हो गई। उसका सवाल ये था कि डॉक्टर साहब क्या ये सिर्फ साइकोथेरेपी ठीक नहीं हो सकती थी? आपने ठीक तो कर दिया। तो मैंने उसको यही समझाने की कोशिश की, मैंने देखें प्रॉब्लम अब इतनी पुरानी हो गई कि आपने 8-10 साल पहले इलाज कराया, अब आए तो इतनी बीमारी बढ़ जाती है ना। अनफॉर्चुनेटली हमें फिर ट्रीटमेंट अप्रोच मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ता है। हाँ, अगर हम सही टाइम पे सही इलाज कराएं तो क्या पता हम दवाइयों को अवॉइड कर सकें या मिनिमल पॉसिबल दवाइयों से पेशेंट को ठीक कर सकें। लेकिन साइकाट्रिस्ट के पास आते हैं वो लोग जो बहुत बिगड़ चुके होते हैं, कई जगह से फेल हो चुके होते हैं, वो नहीं दिखाना चाहते, और फिर आके बहुत अलग अलग सोर्सेज के पास से होते हुए जब कॉम्प्लिकेशन इतनी बढ़ जाती है, पेशेंट सुसाइडल होता है, होमोसाइडल होता है, बहुत तरीके से बिगड़ चुका होता है, इवन वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है कि ड्रग्स की तरफ चला गया होता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होता है, फिर आते हैं। तो वहाँ पे आके साइकोथेरेपी इज़ नॉट ओनली इनफ, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। अच्छा, अब ये कि इसकी एक और भी वजह जो है अक्सर लोगों ने बयान की है कि हो सकता है किसी ट्रॉमा से गुजर कर आए हों और उसको सही तरह से रिकवर नहीं कर सके। अब वो मेडिकेशन के ज़रिए जितना काम होता है हो जाता है, लेकिन ख्याल ये है कि अगर इसको सही से ट्रीटमेंट की जाए तो मसला हल हो सकता है। लेकिन अगेन उसी पॉइंट पर आ जाता है कि लोग फिर उसको पहले तो उसको समझते नहीं हैं। ये बहुत सारी केसेस में लोगों को नहीं ये पता होता कि हम किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, ये ट्रॉमा नाम की चीज़ है क्या। डॉक्टर साहब, इसके लिए थोड़ा सा चाहूँगा ज़रा बताइएगा कि इसकी क्या रिकवरी हो सकती है? कोई बहुत ज़्यादा पास्ट में कोई ऐसी चीज़ विटनेस की हो या कोई किसी ऐसे चीज़ को गो थ्रू किया हो कि जो आज तक ना भूल पा रहे हो। एट टाइम्स ये भी प्रॉब्लम होती है कि उस वक्त तो आप उस फेज से गुजर जाते हैं, लेकिन आफ्टर 5-6 ईयर्स आपको वो चीज़ दोबारा रिकॉल होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा है। ये चीज़ ट्रॉमा पे भी एप्लीकेबल है और ग्रीफ पे भी है। जी जी। ये दोनों एरियाज ऐसे हैं कि
जैसे ग्रीफ का मतलब है कि किसी बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई या मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो गई, और ट्रॉमा के किसी ऐसे इवेंट को देख लिया, ऐसी चीज़ को देख लिया जिससे आपको एक खौफ बैठ गया है, किसी ने आके किसी को मार दिया, मर्डर हो गया, या कोई और इंसिडेंट ऐसा हो गया जो ट्रॉमेटिक है उसके लिए। होता ये है कि जब ट्रॉमा होता है तो फ्लैशबैक्स आते हैं, कुछ चीज़ बार बार रिकरेंट नज़र आ रही होती है इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। रात को इंसान डर के उठ जाता है, नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं, हाइपर अराउजल होता है, छोटी सी आवाज़ आई तो डर के उठ गया, स्टार्टर रिस्पॉन्स जिसे हम कहते हैं। बहुत एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, स्लीप इश्यूज होते हैं। और अगर विद इन द फर्स्ट से मंथ वो ठीक हो जाए तो फिर ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा ड्यूरेशन वो रहता है और फिर वो कंटिन्यू करता है तो डेफिनेटली दे नीड ट्रीटमेंट। उसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज भी हैं और मेडिकेशन भी हैं। और बात आप बिल्कुल सही कह रहे थे, अवेयरनेस नहीं है लोगों के, क्योंकि ट्रॉमा को समझते हैं ये तो होता है, कई लोगों के साथ और भी हुआ है, ये वक्त के साथ साथ गुजर जाएगा, लेकिन कई दफ़ा वो पूरी ज़िंदगी पे अफेक्ट करता है। एक किसी का एक्सीडेंट हुआ, पेशेंट था मेरा, वो फिर लाइफ टाइम उसने ड्राइविंग ही छोड़ दी, इतनी अवॉइडेंस बिहेवियर था, कहता था मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो मुझे पैनिक अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं, मैं गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर सकता। ग्रेजुअली विद ट्रीटमेंट वो ड्राइव भी कर सका और अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल लेके चल सका। ग्रीफ में यही, कल मेरी एक पेशेंट आई थी बलूचिस्तान से, बेचारी, उसके 3 भाइयों की डेथ हुई, माँ की डेथ हुई, बाप की डेथ हुई, और बहुत सीवियर डिप्रेशन में थी। फर्स्ट शी जस्ट केम विद डिप्रेशन। जब मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर किया तो पता चला कि विद इन द लास्ट 3-4 ईयर्स ही उसके 3 भाइयों की डेथ हुई, और अलग अलग, ये नहीं कि एक साथ, एक भाई की एक्सीडेंट में हो गई डेथ, एक की रॉबरी में हुई और एक की नेचुरल डेथ थी, लेकिन 3 ही भाई थे, तीनों की डेथ हो गई। अब वो ज़ाहिर डिप्रेशन में तो जाएगी, और वो ग्रीफ में है। अब हम समझ रहे हैं ये सिंपल डिप्रेशन है, लेकिन ये क्रॉनिक ग्रीफ है, और उसको आपको डिफरेंट तरीके से डील करना है। और उसका जो लॉस है ज़ाहिर है वो इररिप्लेसेबल है, भाई तो आप वापस नहीं ला सकते उसके। तो जब लोगों के बहुत प्यारे करीबी दोस्त, रिश्तेदार, उनकी डेथ हो जाती है तो उसको वो किस तरह से डील करते हैं, ये भी बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल ठीक है ये। अच्छा डॉक्टर वेस, अब ये फरमाइए, एक तो वो लोग हैं जो खुद आ जाते हैं, और दूसरा जिनको लाने की ज़रूरत है। और मैं हमेशा ये क्वेश्चन इसलिए करता हूँ कि जो पहली दफ़ा ये शायद प्रोग्राम देख रहे हों, उनकी नॉलेज में ये चीज़ आ जाए कि जैसे मॉडर्न साइंसेस में तरक्की हुई है, चीज़ें बेहतर हुई हैं, तो यहाँ पर क्या सूरत हाल है पेशेंट को लाने के लिए, और जो नहीं आना चाहते वो कैसे आप तक पहुँचें, उसके बारे में चाहूँगा थोड़ा सा ब्रीफ करें। देखिए हमारे पास जो एक सिस्टम है, हम स्कॉट की सर्विस भी देते हैं। ठीक है। बाज़ कुछ पेशेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल आना ही नहीं चाहते, फैमिली लाना चाहती है लेकिन वो आ नहीं सकते, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, या ड्रग एडिक्शन में होते हैं, किसी नशे के आदी होते हैं। तो फिर उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल सर्विस होती है, स्कॉट की होती है। हमारी तरफ से एक गाड़ी जाती है और उसमें 2 नर्सिंग स्टाफ होते हैं और एक सिक्योरिटी के पर्पस के लिए गार्ड भी हमारे साथ होता है। तो उसके अंदर फिर हम वहाँ जाते हैं और जो भी पेशेंट की टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, बस उसका डॉक्टर भी अवेलेबल होते हैं साथ जाने के लिए। अगर कोई एग्रेसिव पेशेंट है या कोई ड्रग का है या कोई मेंटली डिसऑर्डर्स ऐसे हैं कि उसके ऊपर नर्सिंग जो है वो करंटली कोई वो नहीं ले सकते, वो नहीं कर सकते, तो फिर उनके साथ एक प्रोटोकॉल में एक डॉक्टर भी होता है ताकि उनको करंटली कंडीशन के ऊपर इंजेक्टेबल देके हम उन्हें रिलैक्स करके हॉस्पिटल ला सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑप्शंस होते हैं कि हम स्टाफ को या डॉक्टर्स को साथ भेज के पेशेंट्स को घर से भी हम रेस्क्यू कर लेते हैं जो हाइपर एग्रेसिव होते हैं। और बाजू का जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं वो तो खुद भी बाई वॉक भी आ जाते हैं। और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, असल में बेसिक मसला जो शुरू होता है कि लोग समझते हैं कि नफ्सियाती अस्पताल अगर है तो वो सिर्फ पागलों के लिए रेडिकल ट्रीटमेंट दी जाएगी। असल जो मसला है वो ये है कि लोग नफ्सियात का नाम जहाँ आता है वो एकदम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, वो शॉक में आ जाते हैं, यार नहीं ये तो पागलों के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। नफ्सियात का ताल्लुक जहाँ पागलपन आता है वो बहुत बाद में आता है। जी जी। स्टार्टिंग के अंदर तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप फील कर रहे होते हैं, रात का ना सोना, सर का आपको हेडेक रहता है, आपको नींद सही से नहीं आती, आप डिप्रेशन में रहते हैं, आपके साथ कोई ट्रॉमा है, कोई इंजरी है, बहुत सारी केसेस हैं ऐसे जिसमें नफ्सियात का ताल्लुक होता है। और जहाँ तक ये शिज़ोफ्रेनिया हो गया
ये पागलपन की जो चीज़ें हो गई, ये तो बहुत बात की है। Exactly. जब ये सारी चीज़ों से बंदा क्रॉस होता है, नींद सही नहीं आएगी, डिप्रेशन में जाएगा, मेंटली डिसऑर्डर्स होंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएगा, घर के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकते, और जहाँ भी जॉब करते हैं उसके बाद ये सारी चीज़ें बढ़ते 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 वो फिर पागलपन की तरफ जाती हैं। Exactly. अगर हम ये स्टार्टिंग से ही आ जाएं कि भाई अगर आपको अननेसेसरी हेडेक हो रहा है, बगैर आपको नॉर्मली आप फील कर रहे हैं कि आपको रात में भी सर में दर्द है, जी। दिन में भी सर में दर्द है, आपको हेडेक का इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप दिखा सकते हैं, ताकि उन सारी चीज़ों को पहले ही कवर कर लिया जाए कि ना कि वो आगे चल के कोई बड़ी बीमारी बने। बिल्कुल ठीक है। अभी कल ही की बात है, हमारे पेशेंट जो वे जिक्र कर रहे हैं, कल हम दोनों ने मिलकर एक पेशेंट को असेस किया। वो सीवियर हेडेक के साथ आया था, आई आंख के पीछे से दर्द, आई स्पेशलिस्ट के पास गया, उसने आई ड्रॉप्स दे दिए, ठीक नहीं हो रहा था। क्लस्टर हेडेक, माइग्रेन, स्ट्रेस, ये 3 इश्यूज उसके थे। और जब वो वहाँ से निकला और कुछ मेडिकेशन SOS हमने उसी वक्त दी उनको स्टैट डोज पे, तो विद इन 2 आवर्स उसका हेडेक कम्प्लीटली चला गया था, वो खुश होकर गया। तो बात ये है कि ये सही बात है कि हम पेशेंट जो नफ्सियात के हैं, या तो कार्डियोलॉजी में जा रहे हैं कि सीने में दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, क्या पता हार्ट का मसला हो, पेट में जो है ना दर्द हो रहा है, मरोड़े उठ रही हैं, हम GID के पास चले आते हैं कि भाई पेट का मसला है, सर का दर्द है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले गए या किसी और आई स्पेशलिस्ट के पास चले गए कि भाई वहाँ दिखा दिया। तो मैं समझता हूँ अगर ER में एक साइकाट्रिस्ट जाए किसी भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, तो मैं इजीली कह सकता हूँ कि 50% पेशेंट जो है ना वो हो सकता है कि साइकेट्रिक रीजंस के लिए आए हों और बेचारे वहाँ ड्रेप वगैरह लगवा के कुछ करके वहाँ से निकल जाते हैं। कि ये बड़ी ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं, ये पेन के हवाले से जैसा भी बात हो रही है, जिस्म के किसी हिस्से में पेन हो रहा है, अब ये भी किसी साइकोलॉजिकल इशू की वजह से हो सकता है, नॉट इन एवरी केस, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये भी हुआ है। वो क्या है अभी बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन जारी है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। डॉक्टर शफीक यासीन और डॉक्टर वैस यहाँ पे मौजूद हैं, और जो नफ्सियाती मसाइल हैं इसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। उसकी बहुत सारी किस्में हैं जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर गुफ्तगू करें। डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने एक बात बताया कि बहुत सारे पेन का लोग शिकार हैं, हेडेक है, कोई मसला, लोग तो आज तक शायद ये भी उनको कभी उन्होंने ज़हमत नहीं की। वो कहते हैं जी हम माइग्रेन हमें है, हम इसके लिए मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करो, और इवेंचुअली उससे फ़ायदा भी हमें हो जाता है। बट यू नेवर नो कि आपको वो है भी या नहीं, क्योंकि डायग्नोसिस तो हुआ नहीं है, और किस वजह से ये हो रहा है ये भी नहीं पता। तो बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो इसका शिकार हैं। हैविंग सेड दैट, अब वो कैसे ट्रीट किया जाता है? जैसे अभी एक एग्जांपल आपने दी है, जैसे मैंने अपनी एग्जांपल एक दी है कि बॉडी के एक पार्ट में ख़ास तौर पे दर्द होना शुरू हो जाता है किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बाद, लेकिन आई रियलाइज्ड कि वो किसी वजह से नहीं है, कोई इंजरी की वजह से नहीं है, वो शायद मैं जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लेता हूँ वो काम या वर्कआउट करने से पहले, तो शायद वो दर्द करना शुरू हो जाता है। क्या ऐसा वाक़तन है और ट्रीटेबल है? अगेन ये बड़ा कॉमन है एक्चुअली सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि स्टैटिस्टिकली देखते हैं और रिसर्च कहती है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पेन, डिप्रेशन और एंजाइटी अगर पेन की सूरत में प्रेजेंट होती है तो ये सबसे ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान में है दुनिया में जी। उसकी वजह है कि यहाँ डिप्रेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता आसानी से। ये लोग कहते नहीं है कि मैं मायूस हूँ, उदास हूँ, ना ही इसको माना जाता है। ख़ास तौर पर अगर मर्द है या पावरफुल है उसको कहते हैं कि तुम रो नहीं सकते। एग्जैक्टली। बचपन से ही कहा जाता है कि आदमी रोता नहीं है। तो वो क्या करेगा जब वो ये अपने आप को प्रेजेंट करेगा कि मेरा एक ये पर्सोना है, मेरी पर्सनैलिटी है, मैं रो नहीं सकता, मैं बहादुर हूँ, और अंदर अंदर सफ़र कर रहा है, तो वो चीज़ें जो है ना डिप्रेशन की जगह पेन की सूरत में प्रेजेंट होती हैं, हेडेक की सूरत में होती है, गर्दन में और कंधों के ऊपर दर्द होता है, बहुत स्टिफ हो जाते हैं, पेट में दर्द होता है। जी, जी। और ये बड़ा कॉमन है आदमियों में भी और औरतों में भी, और ये दवाइयों से और साइकोथेरेपी से बिल्कुल ठीक हो जाता है।
लेकिन बात वही है कि जितना अरसा इसको ट्रीट ना किया जाए और उसको रहने दिया जाए, वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं और फिर और मज़ीद ख़राबियाँ पैदा होती हैं। तो जितनी जल्दी ट्रीटमेंट हो उतना बेहतर है, क्योंकि होता यही है कि हमारे कॉन्शियस लेवल पे जो हमें सोचें हैं वो बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट चल रही होती हैं, परेशानियाँ चल रही होती हैं, चाहे वो किसी भी लेवल से हो, रिलेशनशिप के हवाले से हो या काम के हवाले से हो या किसी बच्चों के लिए स्ट्रेस हो या जो भी स्ट्रेस चल रहा है, वो आप जो दबाने की कोशिश करते हैं, सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, आप उसको बताते नहीं हैं, ईज़िली आप किसी से बात नहीं कर सकते उसके बारे में, तो वो फिर अंदर जो है ना रहती हैं और वो कॉम्प्लिकेशंस फिर पेन की सूरत में सामने आती हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। डॉक्टर वैस, अब बहुत सारे केसेस में जैसे अभी स्ट्रेस रिलीफ की बात हो रही थी, ड्रग यूज़र सामने आते हैं। अब वो ज़ाहिर है बच्चों के ऊपर भी स्ट्रेस है जिसका भी आपने तस्करा किया, बड़ों के ऊपर भी है। कहते हैं इससे रिलीफ मिल जाता है तो यही हमारी रेमेडी है, लेकिन वो इवेंचुअली जो होता है फिर उसका एंड रिजल्ट बहुत ख़तरनाक होता है। कितने केसेस ऐसे सामने आते हैं? देखिए बहुत सारे केसेस हमारे पास इस तरह के आ रहे होते हैं कि एंटी स्लीप का इशू था, रात को नींद नहीं आती थी तो हमने मेडिकेशंस लेना शुरू कर दी, एंटी स्लीप लेना शुरू कर दी। होता क्या है, देखें बेसिकली हमारे पाकिस्तान के अंदर ये मैं बात पहले भी कर चुका हूँ कि डॉक्टर के पास उस टाइम आते हैं जिस टाइम केस बहुत आगे जा चुका है। उससे पहले अपने ट्रीटमेंट दोस्त के कहने पे, उसके कहने पे, स्टोर वाले के कहने पे, फार्मेसी वाले के कहने पे मेडिकेशन चल रही होती हैं। जब वो केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब वो एक टैबलेट से काम नहीं हो रहा, 2 हुआ, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुई, वो एक टाइम के अंदर ये टाइम भी आता है कि एक स्ट्रिप बंदा खा रहा होता है रात को सोने के लिए, लेकिन वो सो नहीं पा रहा होता। फिर होता क्या है, फिर वो ड्रग्स की तरफ जाना शुरू कर देता है कि वो इंजेक्टेबल लेना शुरू कर देता है। जब इंजेक्टेबल पे जाता है, एक इंजेक्शन लगाएगा, सो जाएगा, फिर अगले दिन दूसरा, तीसरा, इसी तरीके से ये इंसान इंजेक्शंस, मेडिकेशंस और ये सारी चीज़ें ड्रग्स की तरफ ले जाती हैं जी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्टार्टिंग में जब आपके साथ इस तरह का कोई भी इशूज़ हो, हेडेक से रिलेटेड हो, नींद से रिलेटेड हो, डिप्रेशन से रिलेटेड हो, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हो, तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं, साइकोथेरेपिस्ट को दिखाएं, साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। हमारे पास डॉक्टर जैसे डॉक्टर शफीक साहब हैं, इन्हें हमारे पास आते ही इस तरह के पेशेंट ज़्यादा हैं, तो हम ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। और हमारे पास कंप्लीट एक पैनल है, हम उसी के अंदर रह के देखते हैं। जैसे हमारे पास साइक का ट्रीटमेंट है, तो बाजुकात ऐसा होता है कि न्यूरोलॉजी का किसी के साथ इशू है, हो सकता है तो हमारे पास न्यूरो के साथ साथ साइको का भी इशू है या नफ्सियात से रिलेटेड भी डिजीज़ है, और उसको मेंटली तौर के साथ साथ कोई दूसरी डिजीज़ भी है, तो हम एक पैनल के तौर पे भी उस पेशेंट को हम देख लेते हैं। जैसे न्यूरो फिजिशियन को हम ले लें, कार्डियोलॉजिस्ट भी हमारे पास होते हैं पैनल पे, तो हम कम्प्लीटली एक सिस्टम लेके चल रहे हैं कि अगर वो दिल का पेशेंट है तो हम उसके साथ उसके साथ रेफर करेंगे, और साथ में उसको नफ्सियात की भी इश्यूज है, तो वो 2 डॉक्टर एक टाइम में उसे देखेंगे तो वो जल्दी क्योरेबल होगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। मैं जैसे अभी लास्ट टाइम कार्डिक हॉस्पिटल में था, NICBD हॉस्पिटल में होता था मैं पहले, तो वहाँ पर जो हमारे पास पेशेंट्स आते थे इमरजेंसी में, उसमें से फीमेल्स के अंदर ज़्यादा ये तादाद पाई जाती थी। अगर 100 पेशेंट मेरे पास आते हैं तो उसमें 40-50 पेशेंट्स के साथ ऐसा होता था कि कोई कार्डिक साइन होते थे जी, वरना 50% पेशेंट के साथ एंजाइटी होता था कि चेस्ट पेन हो रहा है, घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, फ़ौरन भाई दिल का अटैक हो गया है, इस टाइप का। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई या एंजाइटी। बेसिकली जो इश्यूज होते थे वो एंजाइटी से रिलेटेड होते थे। तो यही मेन इशू है कि बाजुकात आपको घबराहट बहुत ज़्यादा है, बेचैनी रहती है, आप जिस्म कपकपाता है, बात कर रहे हैं ज़बान साथ नहीं दे रही, हाथ का कपकपाना, घबराहट शुरू हो जाती है, आपसे बात नहीं की जाती, परफॉर्म नहीं कर सकते आप किसी लेवल पे जाकर। तो ये सारी चीज़ें भी नफ्सियात से रिलेटेड होती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये दिखा लिया जाए पहले इनिशियल स्टेज पे, स्टार्टिंग में दिखा लें, तो आप बहुत आगे जाने से या बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं exactly. और उसका ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है। right. जी डॉक्टर साहब। हाँ, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि परेशानी की बात तो ये है यासिर के जो पेशेंट्स आते हैं उनमें अगर बात की जाए मंशियात की, तो सिगरेट है, मावा है, और जी गुटखा है, इवन चर्स जी, वो कहते हैं ये तो नशा ही नहीं है,
वो तो नशा मानते हैं, अफीम हो, हेरोइन हो, क्रिस्टल, वाइस हो, तो कहते हैं नहीं जी मेरा बच्चा तो नशा नहीं करता, या मैं तो नशा नहीं करता, मैं तो बस कभी कभार चर्च ले लेता हूँ, हाँ मावा खाता हूँ, गुटखा लेता हूँ, ये सब चीज़ नशे में नहीं आता, वो नशे में शामिल ही नहीं करते। एग्जैक्टली। तो बात यही है ना कि जब वो प्रॉब्लम ही नहीं समझ सक रहे कि ये चीज़ें कितनी ख़तरनाक है हेल्थ के लिए, तो फिर आप क्या ऐसे इलाज कराएंगे? फर्स्ट चीज़ तो इंसाइट है कि आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि ये चीज़ें कितनी ख़तरनाक है आपके लिए, और फिर आप जाते हैं कहीं पे ट्रीटमेंट लेने के लिए, और फिर आप वाकई मोटिवेटेड हैं कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फैमिली लेकर आ गई, पेशेंट नहीं छोड़ना चाहता, कहते हैं आप इसे छुड़वा दें नशा, ठीक है आपने रख लिया, डिटॉक्स कर लिया, उस वक्त तो तलब ख़त्म हो गई, फिज़िकल डिटॉक्स हो गया और अब उसको नशे की वो तलब नहीं हो रही, लेकिन वो जब जाएगा और उसको अभी भी लेनी है ड्रग्स कोई, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। मसला ये है, एक्सेस उसके पास है, वो जाकर उसको दोबारा कर सकता है, अनलेस कि अगर वो जो सिचुएशन है अगर उससे बाहर नहीं आया है, उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आया है, कोई भी सिचुएशन, तो वो दोबारा से कंज्यूम कर सकता है। तो मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा सा एक टॉपिक ऐसा है जिसको इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक कंप्लीट टॉपिक है। अब ये जो स्लीपिंग डिसऑर्डर है, इससे रिलेटेड मैंने देखा कुछ केसेस ऐसा हैं जिसमें लोग रात को सोते हुए बातें करना शुरू कर देते हैं। अब एक आम परसेप्शन क्या है, आप ये भी देखिए, आपको ज़्यादा इसका इल्म होगा कि हमारे यहाँ कहते हैं ही और शी इज़ पोसेस्ड, जिसकी वजह से ये बातें कर रहा है, और फिर वो लोगों के लिए परेशानी का बायस बनता है कि जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं या वाइफ है, अगर उसके हस्बैंड के साथ है, लाइकवाइज अगर वाइफ है, हस्बैंड उसको देख रहा है, तो कहते हैं उसकी कि ये पोसेस्ड है। अब ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अब क्योंकि बात हो रही थी स्लीपिंग डिसऑर्डर की, ये भी एक वजह बन रहा है। क्या ट्रीटेबल है, क्या वजूहत हो सकती है? नहीं, बिल्कुल ट्रीटेबल है। देखिए उसको आसान तरीके से समझाना, मैं ब्रीफ रहने की कोशिश करूँगा। अगर मैं आपकी ईईजी कराता हूँ, जो ब्रेन वेव्स हैं जी, तो होता ये कि हमारी ब्रेन वेव्स में अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा वेव्स होती हैं, और एक होती है आरईएम स्लीप। ठीक है, जब इस वक्त हम जागे हुए और आपस में बात कर रहे हैं, फुल्ली अलर्ट हैं, तो हम अल्फा वेव पे हैं। अगर मैं थोड़ा सा ड्राउजी होना शुरू हुआ, मुझे नींद आ रही है, मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत है, तो हम बीटा वेव की तरफ जाते हैं। और फिर फर्स्ट जो स्लीप होती है, जब आप एंटर होते हैं स्लीप में, उसे थीटा वेव हो कहलाती है। और फिर डेल्टा इज़ द डीप स्लीप। ये तो हो गई 4, लेकिन अगर आप 8 से 9 घंटे सो रहे हैं ना, तो एज एन एवरेज 4 से 6 दफ़ा आरईएम स्लीप होती है, जिसे रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं। हर नॉर्मल इंसान इस प्रोसेस से गुजरता है कि वो आरईएम स्लीप उसकी आती है। जहाँ पर स्लीप डिस्टर्बेंस होती हैं और स्लीप के इश्यूज आते हैं, आरईएम स्लीप बढ़ जाती है। हम डीप स्लीप की जगह पे ज़्यादा सुपरफिशियल स्लीप की तरफ आ जाते हैं। आरईएम स्लीप ऐसी है कि ना सिर्फ आपकी आंखें मूव कर रही होती हैं, बल्कि आपके बॉडी पार्ट्स भी मूव कर सकते हैं, आप बातें भी कर सकते हैं सोते हुए में। तो ये उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही होती है कि आप अच्छी नींद नहीं सो रहे हैं। और वो ऐसी चीज़ें जो कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में चल रहे हैं, वो फिर सोते सोते में बोलते हैं। एक्चुअली ये ऐसी एबनॉर्मेलिटी नहीं है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है कि कोई जिन आ गया, कि कोई पोजेशन हो गया, लेकिन ये इंडिकेट करता है कि इसको किसी को स्लीप का मसला है और इसको दिखाने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। अब दिखाने की ज़रूरत है, क्यों नहीं लेके आ रहे साइकाइट्रिस्ट के पास लोग? एक वजह तो अवेयरनेस का मसला है कि नहीं लोगों के पास अवेयरनेस। दूसरा जो मैं देख रहा हूँ रिसेंटली, वो प्रॉब्लम ही कि वो डरते हैं कि हम जाएंगे, हम फीस कैसे अफोर्ड करेंगे, हम दवाइयाँ कैसे अफोर्ड करेंगे, यहाँ खाने पीने के पैसे नहीं है तो डॉक्टर की फीस कैसे लेके सेकेंडरी इशू बन जाता है, बहुत बड़ा इशू बन जाता है। उसके लिए तरीक़ेकार ये निकाला है हम लोगों ने कि हम ट्राई कर रहे हैं कि हर डॉक्टर हमारी हॉस्पिटल का, यासीन साइकियाट्रिक हॉस्पिटल का फ्री टाइम दे रहा है पेशेंट्स को हर हफ्ते। मैं खुद 2 घंटे दे रहा हूँ कि अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाता, तो मैं उसको फ्री देखूँ, ठीक है, ऐसी ऐसी दवाएं लिखूँ जो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, या फिर बातों की ट्रीटमेंट के थ्रू उसका इलाज हो जाए। तो दरवाजे तो ओपन हैं। बात तो यही है ना कि अगर हमारा पर्पस है कि कुछ इंसान के हम काम आ जाएं, अगर अल्लाह ताला ने हमें इतनी नॉलेज दी है कि पढ़ा लिखा डिग्री ले ली, तो इसका मतलब नहीं है कि एक पर्पस सिर्फ कमाना ही है। हम हैं तो पाकिस्तानी मुसलमान हैं।
अगर कोई दूसरे प्रोफेशन का है, वो अगर हम मेरे किसी काम आ सकता है और मैं किसी के काम आ सकता हूँ, एंड ऑफ द डे अगर हम मुश्किलात से गुजर रहे हैं एज अ कॉम, तो हमारा पर्पस अब ये होना चाहिए क्या इस लेवल पे आके लोगों की मदद करें और कोशिश करें कि अच्छा इंसान बने। सिर्फ हम गवर्नमेंट पे तो नहीं छोड़ सकते, और पॉलिटिक्स अपनी जगह, ना हम इस पे बात करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है कि लोग आएँ और इलाज कराएं। तो जनाब हमारी गुफ्तगू जारी थी इस न्यूज़ ब्रेक से पहले। जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बहुत सारे हैं या डिजीज़ हैं, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया है और अब प्रोग्राम को हमें वाइंड अप करना होगा। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, और इस टॉपिक पे इंशाल्लाह आगे हमारी डिटेल डिस्कशन जो है वो जारी रहेगी। डॉक्टर शफीक यासीन, आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने अपना वक्त दिया, प्रोग्राम में शामिल हुए। देन डॉक्टर अवैस, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में ना सिर्फ वक्त दिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, यकीनन बहुत कुछ समझने का मौका लोगों को मिल रहा होगा और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। अब यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह।